टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू PL नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूज़न। ठीक है, लंग डिसऑर्डर की हमारी सीरीज चल रही है, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्लूरल इफ्यूज़न। आज प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो मैं आपको बताऊंगी कि प्लूरल, अगर प्लूरल वर्ड है तो ये किससे रिलेटेड है? प्लूरा। ठीक है, प्लूरा या प्लूरल कैविटी। ठीक है, और इफ्यूजन का मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया। प्लूरल है तो प्लूरा या प्लूरल कैविटी से रिलेट करता है, और इफ्यूजन मीन्स किसी भी प्रकार से फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना या कलेक्शन हो जाना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो गई लंग की। ठीक है, एज ऑफ लंग। ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ होता है लंग की तरफ, वो उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, और जो बाहर की तरफ होता है ऑन द चेस्ट, इसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। ठीक है, और ये दोनों क्या है? लेयर हैं। दोनों लेयर है, मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक बहुत छोटा सा स्पेस होता है। ये जो दिख रहा है, ये बहुत छोटा सा स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ओके, ये दो मेम्ब्रेन्स है या दो लेयर्स हैं। अंदर की साइड की लेयर को हम कहते हैं, जो कि लंग की तरफ होती है, उसको कहते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। ठीक है, और जो इनके बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ओके, बाजार में गई है मम्मा, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब ये दोनों जो स्पेस होता है, जो लेयर के बीच में जो छोटा सा स्पेस है, बहुत ही मिनिमम, यहाँ पे पाया जाता है फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहलाता है, जो किस लिए कितना 5 to 15 ml लगभग पाया जाता है। मिनिमम टू मैक्सिमम 5 to 15 ml यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या करता है कि जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है, तो उससे किसी भी प्रकार का लंग में ट्रॉमा ना हो, इंजरी ना हो, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो फ्रिक्शन से, ट्रॉमा होने से बचाता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी प्लूरल कैविटी और उसकी फिजियोलॉजी की। तो बात करते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। प्लूरल इफ्यूजन की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताई कि दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक पैराइटल प्लूरा कहते हैं जिसको, जो बाहर की साइड, और अंदर की साइड विसरल प्लूरा। इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, और इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड, जो कि लगभग 5 to 15 ml नॉर्मल रेंज में होता है। अगर किसी भी वजह से, किसी भी कॉज से, किसी भी वजह से यहाँ पे फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए या कलेक्शन हो जाए, जो कि यहाँ पे कितना है, नॉर्मल हमारा 5 to 15 ml है। अगर किसी भी वजह से, आगे हम देखेंगे इटियोलॉजी, किसी भी फैक्टर्स, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारण से यहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, कलेक्शन हो जाए फ्लूइड का, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, तो उसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो डेफिनेशन बनेगी इसकी, इफ एनी कॉज accumulation of excessive
फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, या इसी को हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी यहाँ से निकल के आई कि अकुमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस मीन्स एक्सेसिव फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना या एक्सेसिव फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना कहाँ पे, प्लूरल कैविटी पे, कहलाता है प्लूरल इफ्यूजन। आया समझ में? फिर से मैं बताती हूँ कि जो दो लेयर्स होती है हमारी लंग एज की, मैंने डायग्राम में यहाँ शो किया है, तो अंदर की तरफ की लेयर्स को हम कहते हैं विसरल प्लूरा और बाहर पैराइटल प्लूरा। ठीक है, तो इनके बीच में एक स्पेस होता है, बहुत छोटा सा स्पेस होता है, इतना भी नहीं होता, ये बस आपको समझाने के लिए बहुत छोटा सा स्पेस होता है, वहां पे पाया जाता है फ्लूइड। ठीक है, जो जिसका कितना नॉर्मल रेंज होती है 5 to 15 ml। किसी भी वजह से अगर इस प्लूरल केविटी पे या प्लूरल स्पेस पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो प्लूरल इफ्यूजन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसिटेटिव, फर्स्ट होगा ट्रांसिटेटिव, सेकेंड एक्सुडेटिव, थर्ड होता है लिम्फेटिक। तो जनरली अगर टाइप की बात करें प्लूरल इफ्यूजन की, तो जनरली हम 2 टाइप्स ही पढ़ते हैं। एक होता है ट्रांसिटेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, और थर्ड वन होता है लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो ज्यादातर फोकस करेंगे हम ट्रांसिटेटिव, जो मेन अगर टाइप की बात करें ट्रांसिटेटिव एंड एक्सुडेटिव। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसिटेटिव। ट्रांसिटेटिव फ्लूइड क्या होता है, किसी भी वजह से अगर कहीं पे फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, कहीं पर जमा हो गया है फ्लूइड, है ना, कहीं पे फ्लूइड क्या है लंबे टाइम तक अगर वहां पे जमा हुआ है तो क्या होगा, वो उसमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, सेल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है, वाटर है, वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, वहां से लीक करेगा, और लीक करके जहां जाके कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, प्लूरल कैविटी पे। जैसे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ट्रांसिटेटिव भी 2 टाइप से होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और ऑन्कोटिक प्रेशर घटता है, ये 2 वजह होती है जैसे ट्रांसिटेटिव प्लूरल इफ्यूजन का कलेक्शन होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक को हम समझेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे फ्लूइड काफी टाइम से इकट्ठा है तो वहां पे क्या होगा, उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या करने लगेगा, लीक करके लंग में आ सकता है और फिर वहां पे प्लूरल कैविटी में आके इकट्ठा हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताई हार्ट फेलियर, या तो राइट कंजस्टिव हार्ट फेलियर, राइट कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, या लेफ्ट कंजस्टिव। तो हम देखते हैं, मान लो लेफ्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर है पेशेंट को, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो और ये क्या हो गया, एओर्टा। ठीक है, देखिए, और पल्मोनरी वेन, मान लीजिए यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है और यहाँ से जा रहा है एओर्टा। अब किसी भी वजह से क्या हो गया, एओर्टा में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मान लो ब्लॉकेज है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जिसके कारण ये ब्लड का जो पाथवे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ब्लड आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होगा। यहाँ पे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड इकट्ठा होगा।
लेफ्ट एट्रियम में फिर जो इसके आगे क्या है, पल्मोनरी वेन, तो वहां पे भी क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सेल्स वगैरह, वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन इसका जो वाटर है, फ्लूइड है, वो लीक होके कहाँ पे जाने लगेगा, लंग में, और लंग से कहाँ पे जाने लगेगा, आपकी प्लूरल स्पेस पे जाके इकट्ठा होने लगेगा। तो इस प्रकार का फ्लूइड कहलाता है ट्रांसडेटिव फ्लूइड, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यही चीज हम राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ले सकते हैं। यहाँ पे राइट एट्रियम आ जाएगा, यहाँ राइट वेंट्रिकल आ जाएगा, यहाँ पे वेन्स है, वहां पे आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ब्लड अगर इकट्ठा हो रहा है तो वहां का जो फ्लूइड है वो क्या करने लगेगा, लीक करने लगेगा और लंग में ट्रांसफर हो जाएगा, और लंग से कहाँ पे आ सकता है, प्लूरल कैविटी पे आके इकट्ठा हो जाएगा, और कंडीशन बनेगी ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर का प्रेशर। ठीक है, वाटर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर लीक हो रहा है, उसमें कोई मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और ऑन्कोटिक प्रेशर में क्या, ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे लीवर सिरोसिस हुआ, रीनल फेलियर हुआ, ऑन्कोटिक प्रेशर में क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जहां हाई कंसंट्रेशन होगा वहां की तरफ क्या होगा, ट्रेवल करेगा। तो जैसे लीवर सिरोसिस हुआ, किडनी डिसीज हुई, कोई भी रीनल फंक्शन डिसऑर्डर हुआ, तो क्या होगा, जो वाटर है, फ्लूइड है, वो भी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा लंग की तरफ, और कहाँ पे इकट्ठा होगा, प्लूरल कैविटी पे इकट्ठा हो सकता है। कंडीशन बनती प्लूरल इफ्यूजन की। तो ये होता है अपना हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑन्कोटिक, दो टाइप का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव फ्लूइड में क्या होता है, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में, कि जैसा हमने देखे कि इसमें क्या होता है, ट्रांसडेटिव में क्लियर फ्लूइड रहता है। ठीक है, ये ट्रांसडेटिव में क्या रहता है, क्लियर फ्लूइड रहता है, क्लियर फ्लूइड रहता है। इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, सेल काउंट है, वो नहीं रहते या बहुत कम रहते हैं। ठीक है, इसमें बड़े मॉलिक्यूल नहीं रहते, ये क्लियर फ्लूइड रहता है। एक्सुडेटिव में क्या होता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड रहता है, इसमें प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स एंड सेल काउंट, ये सब इसमें रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किस टाइप का रहता है, क्लाउडी रहता है और ये क्लियर रहता है, ये क्लियर फ्लूइड है और ये क्लाउडी रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक्सुडेटिव फ्लूइड किस वजह से होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन। ठीक है, या इन्फेक्शन। एक्सुडेटिव फ्लूइड किस कारण होता है, इकट्ठा होता है, मान लो लंग के किसी भी पार्ट में क्या हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो। ठीक है, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अपना एम्फाइसीमा। ठीक है, तो किसी भी पार्ट में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, जो कलेक्शन होता है फ्लूइड का, ठीक है, इन्फ्लामेशन के कारण जो कलेक्शन होता है फ्लूइड का, वो आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं एक्सुडेटिव फ्लूइड। तो सबसे मेन क्या है, ये क्या होता है, क्लियर फ्लूइड। ट्रांसडेटिव फ्लूइड क्या है, क्लियर फ्लूइड है। एक्सुडेटिव क्या है, क्लाउडी फ्लूइड है। दूसरी बात, ट्रांसडेटिव फ्लूइड में क्या रहता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं रहते और सेल काउंट भी नहीं रहते, सेल्स भी नहीं रहती। लेकिन एक्सुडेटिव फ्लूइड में प्रोटीन, सेल काउंट सब होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इन्फ्लामेशन में हमने देखा था कि वेस्कुलर इवेंट में क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल नॉर्मल होती है, तो वो क्या करती है, सिर्फ अलाउ करती है जो लिक्विड है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर होने में। लेकिन अगर परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो भी ट्रांसफर होने लगते हैं। तो वही कंडीशन बन जाती है यहाँ कि इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है, जो कैपिलरीज की परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और वो फ्लूइड के साथ साथ क्या होता है,
जो भी मॉलिक्यूल से बड़े बड़े प्रोटीन वगैरह वो सारे क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे क्या था, सिर्फ वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण सिर्फ वाटर जो लिक्विड फॉर्म था वो जाके ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन एक्सुडेटिव फ्लूइड का इफ्यूजन कब होगा, जब कोई इन्फ्लामेशन हो गया, मान लो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन है तो वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन की ही एक प्रोसेस है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन के कारण परमेबिलिटी बढ़ेगी, और लिक्विड के साथ साथ जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे और जाके शिफ्ट होंगे, जो क्या बनाएंगे, एक्सुडेटिव इफ्यूजन बनाएंगे। ठीक है। अब थर्ड वन है लिम्फेटिक। तो जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनसे ट्रांसफर होके क्या है, लिक्विड यहाँ पे शिफ्ट होता है। जैसे लिम्फोमा, ठीक है, कैंसर वगैरह होता है, लिम्फोमा वगैरह हुआ तो क्या होता है, लिक्विड ट्रांसफर होके शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, प्लूरल स्पेस पे, तो उसको कहेंगे हम लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बात करते हैं कॉज या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स तो हमने अभी क्लासिफिकेशन में देख लिए हैं, तो उसी से हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर निकल के आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसे कि मैंने आपको बताई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, क्या होगा वहाँ पे ब्लड क्या होगा, इकट्ठा होगा। लंबे टाइम तक अगर ब्लड वहाँ इकट्ठा है तो धीरे धीरे वहाँ का जो भी फ्लूइड है वो लीक करके लंग में आके और फिर प्लूरल स्पेस पे इकट्ठा हो सकता है। तो फर्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारा क्या हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद मैंने आपको इसी में बताई लीवर सिरोसिस, रीनल डिसऑर्डर, ऑन्कोटिक प्रेशर में मैंने आपको बताया कि रीनल डिसऑर्डर है या लीवर सिरोसिस है तो क्या होगा। अच्छा, ऑन्कोटिक प्रेशर कब कम होता है, जब लीवर सिरोसिस होता है। लीवर सिरोसिस में क्यों, क्योंकि एल्बुमिन की कमी होती है। एल्बुमिनिया होने पर क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर घटता है। तो लीवर सिरोसिस में वही कंडीशन बनती है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, या रीनल डिसऑर्डर में भी वही कंडीशन बनती है। हाइपोएल्बुमिनिया होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर घटेगा, तो उससे भी क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट होगा। ठीक है। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस हो सकता है, रीनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि एक्सुडेटिव फ्लूइड में हमने देखी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है। तो इन्फेक्शन में हम ले सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ लंग। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, या एम्फाइसीमा हुआ। ठीक है, ये सारे क्या है, इन्फेक्शन के कारण ही ये क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या करेगा, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन बनाएगा। तो ये हो गए हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की। तो अगर प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट है तो उसमें क्या क्या हमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें अलग नहीं है। कोई भी लंग की डिसीज हो तो फर्स्टली क्या है, पेशेंट को यहाँ पे दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, इन्फेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस, वहाँ पे इफ्यूजन है, फ्लूइड का कलेक्शन है तो फील होगा उसे चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, और क्या है, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसे मतलब एंजाइटी फील होगी। ठीक है, एंजाइटी, फीवर, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन है ना, तो वहाँ पे फीवर भी शो होगा पेशेंट को। और क्या करेगा, टैकीकार्डिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। इसके अलावा
एक बात और, जब डिस्निया होगा, क्यों होगा? क्योंकि वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन है प्रॉपर, वहां पर क्या गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही, तो उसको डिस्निया होगा, टैकीकार्डिया होगा। इसके अलावा पेशेंट फटीग, चेस्ट पेन, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जनरली उसमें देखने को मिलेंगे। चेस्ट पेन होगा उसे, फटीग, डिस्निया होगा, टैकीकार्डिया, फीवर, एंजाइटी, चेस्ट टाइटनेस। तो ये सारी चीजें उससे मतलब पेशेंट में हमको देखने को मिलेगी। उसके अलावा वीजिंग साउंड सुनाई देगा, कफ, ठीक है। तो ये नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स जो हर लंग डिसऑर्डर्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोज कैसे करेंगे पेशेंट पे कि प्लूरल इफ्यूजन है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या देख सकते हैं? फर्स्टली हम इसमें क्या देखेंगे? फर्स्ट तो हम इसमें देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री, ठीक है। पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी साइन सिम्टम है हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, जैसे कि पेशेंट लाइनिंग पोजीशन में है तो क्या होगा एक्सरे में, जैसे लाइनिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे अगर लेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है तो सारा फ्लूइड कहाँ है, सारा ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे, ठीक है। और अगर पेशेंट को लेटा के एक्सरे लिया जाएगा तो एक्सरे अलग मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड क्या होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा जब पेशेंट को क्या लेटा के लेंगे, और अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होगा, फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और एक्सरे हमें देखिए कुछ इस टाइप से रहता है डायग्राम। तो जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे तो इस टाइप से मिलेगा हमें, ठीक है। इस टाइप से हमें एक्सरे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। फ्लूइड के कारण क्या एक्सरे विजुअल नहीं होगा वहाँ पे, तो हमें हाफ ऑफ लंग का जो फिगर शो होगा, हाफ ऑफ लंग हमें दिखाई देगा एक्सरे में, ठीक है। अगर एक्सरे में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो सेकंड हमारा काय के लिए भेजेंगे पेशेंट को सीटी स्कैन। उसके बाद चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे इसमें, थोरासिंथेसिस, थोरासिंथेसिस कराएंगे, थोरेसिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे पेशेंट पे, और क्या करेंगे लिक्विड को क्या करते हैं बाहर निकाल के, और फिर उसको डायग्नोज करेंगे कि किस टाइप का इफ्यूजन है, ट्रांसडेटिव है, एक्सुडेटिव है, सारा कुछ उसमें एग्जामिन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हाँ, तो चेस्ट एक्सरे से, सीटी स्कैन से थोरासिंथेसिस करा सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम पेशेंट को करा सकते हैं कि और इससे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसका इफ्यूजन किस टाइप का है, ठीक है। अब बात जैसे पैथोफिजियोलॉजी हमारा रह गया। पैथोफिजियोलॉजी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी भी मैं आपको दोनों टाइप से बताती हूँ। 2 टाइप के फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, ट्रांसडेटिव, एक साइड हम देखते हैं एक्सुडेटिव, ठीक है।
तो ट्रांसडेटिव और एक्सुडेटिव दोनों ही हम देखते हैं। तो ट्रांसडेटिव में मैंने बताया कि मेन कॉज क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हो या ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ हो। तो दो इसके कॉज हो गए, या हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हो तो फ्लूइड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर घटा हो। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक CHF मैंने आपको बताया था, इसका कारण हो सकता है CHF, और इसका क्या है, लिवर डिसऑर्डर, लिवर सिरोसिस या रीनल डिसऑर्डर। इन दोनों वजह से क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, पहले तो फ्लूइड क्या करे, फ्लूइड लीकेज होगा, फ्लूइड लीक एंड ट्रांसफर टू लंग। ठीक है, लंग में जाके कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लूरल स्पेस पे। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। दूसरी तरफ एक्सुडेटिव में ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हुआ हो, कुछ भी टॉक्सिक आपने इंजेक्ट कर लिया हो, इन्फेक्शन का कुछ भी कारण हो सकता है, तो किसी भी ड्यू टू इन्फेक्शन क्या होगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा। और इन्फ्लेमेशन जब इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी एक स्टेज होती है वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन होने के कारण क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी क्या, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, जो प्रोटीन एंड सेल आर fluid with protein and cell count is shift to lung। लंग में जाके कहाँ पे हो जाएंगे, प्लूरल स्पेस पे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी कि दो टाइप के, मेनली दो टाइप के होते हैं। जैसे कि बात करें कि कितने टाइप के प्लूरल इफ्यूजन है, तो 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसडेटिव, एक्सुडेटिव, और थर्ड होता है लिम्फेटिक। ठीक है, तो ट्रांसडेटिव एक्सुडेटिव मेनली हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है ट्रांसडेटिव, मैंने आपको बता दिया, एक्सुडेटिव भी मैंने बता दिया। ट्रांसडेटिव के दो कारण होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण। एक्सुडेटिव का कारण क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है एक्सुडेटिव फ्लूइड। ये क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, ये क्या होता है, क्लाउडी फ्लूइड। और लिम्फेटिक क्या होता है, मिल्की फ्लूइड होता है। ठीक है, ये क्लियर फ्लूइड है, क्लाउडी फ्लूइड है, क्लियर। और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन या सेल काउंट नहीं रहते, एकदम क्लियर है फ्लूइड। और इसमें क्या रहते हैं, प्रोटीन रिच फ्लूइड रहता है, सेल काउंट फ्लूइड रहते हैं, इसलिए क्लाउडी सा रहता है। ठीक है, दूसरी बात, पैथोफिजियोलॉजी दोनों की मैंने आपको बता दी कि अगर ट्रांसडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हुआ तो कैसे, अगर मान लो या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ, कहीं फ्लूइड जमा हुआ हो, उससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया हो और वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, और लंग में आके शिफ्ट होके प्लूरल स्पेस पे अक्युमुलेट हो गया हो। या दूसरा कारण हो सकता है या कि उसका ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ हो। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होना क्यों होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम, हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिन की कमी होने पर। तो एल्बुमिन की कमी कब होती है, आपके लिवर सिरोसिस या रीनल डिसऑर्डर के कारण। ठीक है, तो ये दोनों ही मान लो इनमें से कुछ भी एक कारण हुआ तो क्या होगा, फ्लूइड लीक होगा, और फ्लूइड लीक होके कहाँ ट्रांसफर होगा, लंग में, और वहाँ पे लंग में जाके कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, प्लूरल स्पेस पे। ठीक है, और कंडीशन बनेगी प्लूरल इफ्यूजन की। तो ये कौन सा प्लूरल इफ्यूजन कहलाएगा, ट्रांसडेटिव। दूसरी बात, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन क्या होगा, ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन होगा,
इन्फ्लेमेशन में वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन में क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी, और परमेबिलिटी बढ़ गई है तो क्या होगा, फ्लूइड के साथ साथ उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी उसके साथ साथ शिफ्ट होंगे, कहाँ पे, लंग पे, और क्या होगा, प्लूरल स्पेस पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज की मैंने पैथोफिजियोलॉजी बता दी। आपको जो भी डाउट है, जो भी कुछ समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट में बिल्कुल